अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको ड्राइव करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स क्या है। हम स्टार्ट करते हैं इम्पल्स से। ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कितनी फोर्स जो है वो कितने टाइम के लिए लगी है। जैसे हमारे पास एक बॉडी ले लेते हैं एम, इसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई की हमने। अगर ये पहले जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी v1 से v2 में चेंज हो गई। अब आपको पता है कि हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास मास मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन के साथ ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। इट्स मीन मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ F इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी और t पर डिवाइड कर दिया, ये हमने लिखा एक्सेलरेशन। अब अगर ये t मैं f के पास ले जाती हूँ दूसरी साइड पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी टू माइनस वी वन। और अभी हमने पढ़ा कि f इंटू टी हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स। और ये m इंटू वी टू माइनस वी वन हमारे पास क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इट्स मीन हम इम्पल्स को जो है चेंज इन लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि इम्पल्स क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इम्पल्स फोर्स क्या होती है। बहुत ही शॉर्ट टाइम की फोर्स, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक नेल है और आप इसको हैमर से हिट करते हैं, तो ये जो आपने हिट किया है इसको हैमर से, दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स फोर्स। यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई हुई दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स फोर्स। जैसे टू बॉल्स हैं, ये मूव कर रही है, अगर ये बॉल इस बॉल के साथ टकरा जाती है बीच में कहीं, तो जो इस बॉल ने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई दैट इज़ इम्पल्स फोर्स। ठीक है, अब जो है हमें इम्पल्स की और इम्पल्स फोर्स की समझ आ गई है, तो अब जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्स फोर्स ड्राइव करते हैं। लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस एस है ये हमारे पास, ठीक है। और जो इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड है वो हमारे पास है इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल। और इस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है टा। इसके ऊपर जो है वो बॉडी फोर्स है, लेकिन वो जो बॉडी फोर्स है वो इम्पल्सिव बॉडी फोर्स है, इसलिए हम उसको शो करेंगे इस तरह से। और जो बॉडी फोर्स होती है ये होती है पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। अब हम इस एस में से एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमारे पास है डेल्टा एस। और जो इसके ऊपर हमारे पास आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल है उसको हम शो करते हैं एन कैप से। और यहाँ पर हमारे पास एक इम्पल्सिव फोर्स जो है वो लग रही है, उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ये डेल्टा एस एलिमेंट पे डब्ल्यू इम्पल्सिव फोर्स जो है वो लग रही है।
फर्दर हम इसकी वेलोसिटीज़ लेते हैं। हम कहते हैं जो वेलोसिटीज़ के ऊपर बिफोर फोर्स लग रही थी वो थी v1, और जो आफ्टर फोर्स यानी इम्पल्स के अप्लाई होने के बाद आई है वेलोसिटी वो हम ले लेते हैं v2, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को हम कहते हैं ये हमारे पास है रो। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर इम्पल्सिव फोर्स। और ये कौन सा लॉ है जो मैंने आपको ऊपर स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो इम्पल्सिव फोर्स है वो इक्वल है चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारे पास इम्पल्सिव फोर्सेस क्या हैं, और ये जो है दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक तो हमारे पास जो हमने बॉडी फोर्स ले लेनी है इम्पल्सिव वो, और सेकंड जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है प्रेशर जो हमने इसके एलिमेंट डेल्टा एस पर लगाया था, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब हम इनको मैथमेटिकली लिखते हैं। बॉडी इम्पल्सिव फोर्स जो है वो इस टाउ वॉल्यूम के लिए होगी हमारे पास बिल्कुल सेम जैसे हमने इसको बॉडी फोर्स को आयलर इक्वेशन के लिए लिखा था वैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो इम्पल्सिव बॉडी फोर्स ली है। इसी तरह हमारे पास जो है इम्पल्सिव प्रेशर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इसलिए है कि जो प्रेशर है वो इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर वॉल्यूम टा के लिए क्या हो जाएगा, रो v2 माइनस v1 डीटा। अब इस फैक्टर को जो है हम बाय गास डाइवर्जेंस थ्योरम कह लें या ग्रेडियंट थ्योरम ऑफ वेक्टर एनालिसिस कह लें, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू नेबला डब्ल्यू डी टा के। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी। अब ये जो पूरी इक्वेशन है हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो चुकी है। इसको इजीली हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। सो फॉर आर्बिट्रेरी वॉल्यूम टा के लिए अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ज़ीरो है तो ये इंटेग्रेंड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, अब अगर वेलोसिटीज़ को इस तरफ रहने दें और फोर्सेस को दूसरी साइड पर ले जाएं और देन जो है रो से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी। और यही जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर इम्पल्सिव फोर्स। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, हम इसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, वेलोसिटीज़ और फोर्स को कंपोनेंट में लेकर। अगर मैं जो v1 है उसको लेती हूँ u1 i कैप प्लस v1 j प्लस w1
के और V2 को के कंपोनेंट्स लेते हैं हम U2I प्लस V2J प्लस W2K और फोर्स के जो हैं कंपोनेंट्स वो होंगे, अगर हम लेते हैं FXI प्लस FYJ प्लस FZK। अगर अब हम ये सारे ऊपर इक्वेशन जो हमने वेक्टर फॉर्म वाली ली थी उसमें पुट करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इस तरह से U2 माइनस U1 इज इक्वल टू FX माइनस 1 ओवर रो पार्शियल W ओवर पार्शियल X। ये एक्सट्रैक्शन में आ जाएगा। अब Y में V2 माइनस V1 FY माइनस 1 ओवर रो। सिमिलरली हम Z के लिए लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक है, अब जो है हम इसके पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे। ये केसेस जो हैं वो आपने खुद करने हैं, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास केस 1 है, हमारे पास अगर इम्पल्सिव फोर्स जो है वो 0 हो जाए, इफ़ द एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स इज 0, ठीक है, then the fluid is under the action of impulsive pressure alone and equation 3 reduces to this form। यानी बॉडी फोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ इम्पल्सिव प्रेशर रह जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। जो इक्वेशन हमारे पास आई है दोनों साइड पे हम उसका जो है डाइवर्जेंस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे इक्वेशन के। तो हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होगा डेल V2 और डेल V1। और आपको पता है कि ये फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमने शुरू में लिया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो V2 और V1 बोथ जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनके जो आंसर हैं वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन 6 में हमारे पास सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा। हमारे पास जो लेफ्ट है वो क्या रह गया, और ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो इम्पल्सिव प्रेशर है W वो सेटिस्फाई किसको करता है, लेप्लास इक्वेशन को। ठीक है, ये हमने केस 1 डिस्कस किया। अब हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 में हमने फोर्स जो है वो दोबारा से 0 ली है, बॉडी फोर्स, और साथ में कहा है कि अगर मोशन जो है इरोटेशनल हो जाए, देन इफ़ φ1 एंड φ2 आर द वेलोसिटी पोटेंशियल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इम्पल्सिव एक्शन, तो फिर हमारी V1 क्या हो जाएगी, उसको हम लिख सकेंगे माइनस नेबला φ1 और V2 को हम लिख सकेंगे माइनस नेबला φ2। दस फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, उसमें हम V1 और V2 की जगह उसकी वैल्यूज़ रख देंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे माइनस नेबला को, दोनों साइड से जो है वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो रो है वो वहाँ जाके नेबला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रो क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए वो अंदर जा सकता है, तो एक्सप्रेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोथ साइड को हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, और ये जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पे ऐड हुआ है। इसको जो है हम यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड जो है वो कोई इफेक्ट नहीं देता। ठीक है, दस हमारा जो इम्पल्सिव प्रेशर है वो इस तरह पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जाएगा, स्केलर फंक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट जो है केस 3, अगर हम लोगों का जो बॉडी फोर्स है वो 0 है और साथ में इनिशियली वो जो है 0 वेलोसिटी के ऊपर है, हमारी इक्वेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक वेलोसिटी जो 0 हो जाएगी। सिंपली केस 3 में क्या कहा है, हमारे पास अगर फोर्स जो है वो 0 है, साथ में एक वेलोसिटी 0 है, तो एक्सप्रेशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब अगर हम नेबला को बाहर लिख लें तो ये W ओवर रो की फॉर्म बन जाएगी,
और हम इसको जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल कह सकते हैं। और अगर जो है हम इसको इस तरह पोटेंशियल की फॉर्म में लिख पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मोशन है वो इरोटेशनल है। हमने अभी ऊपर केस 2 में डिस्कस किया। और अगर जो है हम डेंसिटी को 1 ले लेते हैं तो हमारे पास जो है इम्पल्सिव प्रेशर वो 5 के इक्वल हो जाएगा ईच पॉइंट पर, हर पॉइंट पर। केस 4 में उसने कहा है अगर एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कंजर्वेटिव में क्या होता है, जो वर्क डन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। अगर ऐसा होगा तो हम जो अपनी फोर्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस नेबला ओमेगा के। तो जो इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। रो जो है हमारे पास कांस्टेंट है, हम अगेन जो है वो नेबला को बाहर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड पर जैसे हमने शुरू में ग्रेडियंट अप्लाई किया था, यहाँ पे बोथ साइड पर कर्ल अप्लाई किया है। अब नेबला इंटू नेबला फाई जो है इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा और हम इसके साथ सिर्फ रह जाएंगे। इसको हम जो है अलग अलग नेबला अप्लाई करके इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस तरह नेबला V2 और नेबला V1 जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी वर्टिसिटीज जो हैं दोनों हमारे पास इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये रिजल्ट कह सकते हैं कि वर्टिसिटी इन एन इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज नेवर जनरेटेड बाय इम्पल्सिव इफ द एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स इज कंजर्वेटिव। यानी कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये शो करता है कि वर्टिसिटी जो है वो कभी भी इम्पल्स से जनरेट नहीं होगी। ऐसा तब होगा जब हमारा जो हमारा फील्ड है वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है।